हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्यूरोसिटी साइंस फॉर ग्रेड 7। ठीक है, क्लास 7 की साइंस हम पढ़ रहे थे और जो हमारा चैप्टर था इसका मेटल्स और नॉन मेटल्स का संसार या दुनिया। ठीक है, तो चलिए इसके हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए थे। आज हमारा जो है वो 3rd पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं कनेक्ट करूं, इसमें एक छोटी सी स्टोरी से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। यशवंत और आनंदी, जिनको प्रोजेक्ट मिला हुआ है स्कूल से, उन्होंने क्या करना है, जो क्राफ्ट पर्सन किससे काम करते हैं, मेटल के साथ काम करते हैं या मेटल का काम करते हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने क्या बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है कि वो किन किन मेटल से जो हमारी जो डेली लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, जैसे बर्तन हम यूज़ करते हैं या बाकी जो सामान हम यूज़ करते हैं, चाहे हम एग्रीकल्चर टूल्स यूज़ करते हैं, चाहे हम बकेट का यूज़ करते हैं, कुछ भी हम यूज़ करते हैं अपने अराउंड, कोई भी सामान हम यूज़ करते हैं, वो कौन से मेटल का बनता है। तो उन्हें प्रोजेक्ट मिला हुआ था, तो वो गए एक पास की आयरन स्मिथ के पास। तो वो क्या बना रहा था, कुछ आयरन के उसने टूल्स बनाए हुए थे, कुछ बर्तन बनाए हुए थे, और उसने देखा कि एक वो एक्स बना रहा था, यानी कि कुल्हाड़ी को शेप दे रहा था। तो उनके मन में क्वेश्चन आया कि ये शेप कैसे दे रहा है। ठीक है, इसमें शेप कैसे आया, यानी कि उसको सीट में कैसे कन्वर्ट कर दिया उसने किसी मेटल को। अब एक क्वेश्चन के आने से तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मेटल्स में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि मेटल को हम ऐसे शेप में भी ढाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो ये क्वेश्चन आया, इसके लिए उन्होंने समझा कि हम समझते हैं कि मेटल में और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यही प्रॉपर्टीज हमने शुरू की थी कि मेटल में, जैसे कि मेटल को हम किसी शेप में ढाल सकते हैं, चाहे हम उसकी सीट बना सकते हैं, चाहे हम उसकी वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मेटल की जो हमने प्रॉपर्टी शुरू की थी, वो सबसे पहले प्रॉपर्टी इसकी थी मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे मेटल को हम बीट करके थिन शीट यानी कि पतली चादर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। देन हमने पढ़ी डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी में हमने पढ़ा कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जहाँ पे मेटल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मेटल से वायर यानी कि तार बना दी जाती है, तारे बना दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी सोनोरिटी। सोनोरिटी वो होती है जहाँ पे हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं, मेटल यानी कि मेटल में से क्या आती है, आवाज़ आती है। मेटल जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मेटल को बजाएंगे तो रिंग करेंगे तो उनमें से क्या आती है, आवाज़ आती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई थी। फिर हमने पढ़ा था कंडक्शन ऑफ हीट, यानी कि कंडक्शन तो वो होता है जहाँ पे हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर हो जाती है, और जिन मटेरियल्स में होती है वो कंडक्टर्स होते हैं, और मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। तो हमने ये कुछ अलग अलग चीज़ों के साथ, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में सर्किट बनाया हुआ था, उसी सर्किट के साथ अलग अलग मेटल की चीज़ों को टेस्ट किया था। तो हमने उसमें देखा था मेटल्स, ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है, जो हम आज पढ़ने वाले, वो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स। मेटल पे एयर और वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि मेटल की रिएक्शन जब एयर और वाटर से होती है तो उनमें क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि कौन सा मेटल लिया है यहाँ पे, आयरन। ठीक है, You would have often noticed that iron object develops brown deposit when left in the open for a few days. आपने ये देखा होगा जरूर या नोटिस किया होगा कि आयरन की जो वस्तुएं होती हैं उनमें ब्राउन कलर के डिपॉजिट या ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है जब उनको क्या रखते हैं, कुछ दिनों तक किसी खुली जगह पे छोड़ के रख देते हैं हम। इन विच कंडीशन वुड एन आयरन ऑब्जेक्ट डेवलप्स ब्राउन डिपॉजिट। कौन कौन सी कंडीशन में जो आयरन है उसमें ब्राउन डिपॉजिट चढ़ती है, ठीक है, या ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। When it comes into contact with dry air only, क्या जब ये सिर्फ ड्राई एयर के कांटेक्ट में आता है तब। When it comes into contact with water only, क्या जब ये वाटर के कांटेक्ट में ही आता है, या when it comes into contact with both air and water, या फिर जब ये हवा और पानी दोनों के संपर्क में आता है या दोनों के कांटेक्ट में आता है, कौन सी कंडीशन में इसमें डिपॉजिट होती है। अब इन सभी ये 3 जो हमारे क्वेश्चंस हैं, या 3 जो हम अपने अराउंड ऑब्जर्व करेंगे कि ड्राई एयर भी होती है, वाटर भी होता है, एयर वाटर। अब तीनों के साथ हम जानने के लिए कि किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में आयरन में ब्राउन डिपॉजिट होता है, तो अब इसके लिए हमारा एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक्सपेरिमेंट को। अब एक्सपेरिमेंट है, लेट अस एक्सपेरिमेंट बी केयरफुल वाई हैंडलिंग आयरन नेल्स। वही आयरन नेल्स के साथ किया है, ये तो हर किसी में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सावधानियां। अब इसमें करना क्या है, देखिए, टेक अ फ्यू शाइनिंग्स आयरन नेल्स। आपने क्या ली, कुछ चमकती हुई आयरन की नेल्स ली, लोहे की कीलें ली। इफ यू आर यूजिंग ओल्ड आयरन नेल्स मेक श्योर टू रिमूव ब्राउन डिपॉजिट। अगर आप पुरानी आयरन की नेल लेते हैं तो मेक श्योर करना है कि उसमें जो ब्राउन डिपॉजिट है उसको निकाल लें, साफ कर लें। फ्रॉम देयर सरफेस बाय स्क्रबिंग देम विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल पीस ऑफ सैंड पेपर। किसी सैंड पेपर से क्या करना है, उसको साफ कर लेना है, स्क्रैप कर लेना है। टेक 3 क्लीन 3 साफ और ड्राई ग्लास बॉटल्स और टेस्ट ट्यूब।
विद टाइट फिटिंग कैप्स और स्टॉपर। क्या लेना है? टाइट फिटिंग कैप और स्टॉपर। लेबल देम ABC। अब तीनों को क्या लेना है? 3 ग्लास की बोतल लेनी है हमने, टेस्ट ट्यूब लेनी है, या तो टेस्ट ट्यूब या ग्लास बॉटल कुछ भी ले सकते हैं, टाइट फिटिंग कैप होना चाहिए, स्टॉपर होना चाहिए और उनमें ABC लेबल लगा लेना है। जैसे कि आपकी 3 बॉटल्स हैं, ABC लेबल भी में लगा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक 3 आयरन नेल्स एंड टाई ईच आयरन नेल्स विद अ थ्रेड। अब 3 आयरन की नेल्स लो, लोहे की कीले लो, उनको एक थ्रेड से बांध लेना है, टाई कर लेना है। प्लेस 1 आयरन नेल्स एंड सम सिलिका जेल इन द ग्लास बॉटल्स A एंड टाइटन द कैप और स्टॉपर। अब एक में क्या करना है, जो A आपकी है 1 आयरन नेल, एक आयरन की नेल लो, पहली वाली जो आपने ले ली उसमें से। सम सिलिका जेल, कुछ सिलिका जेल लो, इन द ग्लास बॉटल A में डाल दो और क्या करना है उसके बाद टाइटली जो कैप है या स्टॉपर है उससे बंद कर देना, टाइट कर देना। अब सिलिका जेल जो हमने लिया था, सिलिका जेल क्या होता है? सिलिका जेल मेक्स द एयर ड्राई। सिलिका जो जेल है हवा को ड्राई कर देता है। अब सिलिका जेल होता क्या है? इट इज द सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होता है दैट इज यूज्ड इन स्मॉल पाउच इन सम मेडिसिन बॉटल। कुछ जो मेडिसिन की बॉटल होती हैं उसमें छोटा सा पाउच आपने देखा होगा या आपने नोट किया होगा, छोटा सा पाउच डाल के देते हैं अंदर से, या किसी वाटर बॉटल्स में या फिर शूज बॉक्स में। ये क्यों डालते हैं? क्योंकि जो अंदर हवा है या अंदर का जो मीडियम है उसको क्या रखता है? ड्राई रखता है, ठीक है। अब प्लेस 1 आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल B। अब B में भी आपने आयरन की वो जो नील्स थी वो डाल दी है, उसमें आपने डाल दिया है बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर और उसमें से जो डिजोल्व गैस है वो रिमूव कर लेनी है। इनटू इट अंटिल द आयरन नेल्स इज कम्प्लीटेड डिप्ड इन, यानी कि आयरन की नेल जो आपने पानी लिया है सेकंड वाले जार में, आपने उसमें लोहे की कील जो डाली है वो तब तक डालनी है वो जब तक डूब ना जाए पूरी तरीके से, इस तरीके से। नाउ पोर सम ऑयल टू फॉर्म अ लेयर ओवर अ सरफेस ऑफ द वाटर। अब आपने थोड़ा सा ऑयल डाल देना है, कहाँ पे डालना है? फ्रॉम द लेयर ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर की सरफेस के ऊपर। अब द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब आपने जो ऑयल की लेयर ऊपर डाली है वाटर के सरफेस पे, ठीक है, ऊपर से डाली है, वाटर प्रिवेंट्स द एयर फ्रॉम डिसॉल्विंग इन वाटर। ये क्या करता है? वाटर प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिसॉल्विंग इन वाटर, वाटर को एयर से डिसॉल्व करने से रोकता है, यानी कि पानी में हवा डिसॉल्व होने से वो रोक लेता है। जो एयर आ रही है वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगी वाटर में। द ग्लास बॉटल टाइटली। सेकेंड वाले में भी आपने क्या किया? ग्लास की बोतल को टाइटली बंद कर दिया, यानी कि इसमें अब हवा नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ पानी ही पानी है, ठीक है, क्योंकि एयर जो है वो क्या करेगा? हवा को पानी में डिसॉल्व होने से रोक देता है। प्लेस 1 आयरन नेल्स इन द ग्लास बॉटल C में आपने क्या लिया? वही पानी लिया, कील ली, पानी डाल दिया उसमें, आयरन की नेल वही डिप कर दी पार्सली। कीप इट ग्लास बॉटल्स अनस्टॉप, कीप दिस ग्लास बॉटल अनस्टॉपर्ड। This allow the iron nail is come into contact with both water and air as shown in figure। अब इसमें आपने क्या किया? वही सेम किया, पानी डाला, लोहे की कील डाली, इसको खुला छोड़ दिया। पानी तो है इसमें, साथ साथ इसमें हवा भी आ रही है, ठीक है, यानी कि एयर भी है वाटर भी है, दोनों के कांटेक्ट में आयरन की नील आ गई है। प्लेस ऑल द ग्लास वाटर अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। 8 या 10 दिन तक आपने जो बदलाव आता है उसको ऑब्जर्व करना है। अब अपने ऑब्जर्वेशन को यहाँ लिखा है। देखिए हम जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें क्या लगेगा? ए में है प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी नहीं था, सिर्फ हमारी थी एयर ए में, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जर्वेशन हमने देखा नो ब्राउन डिपॉजिट, कोई ब्राउन डिपॉजिट हमें नहीं दिखा। सेकंड में पानी था लेकिन एयर नहीं थी, इसमें भी ब्राउन डिपॉजिट हमें नहीं दिखता है। सी में पानी तो है, हवा भी है, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन डिपॉजिट, इसमें क्या होता है? ब्राउन कलर की डिपॉजिट हमें दिखाई देती है। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है? व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इट इज ऑब्जर्व इन ग्लास बॉटल ए एंड बी। हमने ये देखा कि ग्लास बॉटल जो आपकी ए और बी थे, द आयरन नेल डू नॉट शो एनी ब्राउन डिपॉजिट। पहले वाले में हमें कोई ब्राउन डिपॉजिट नहीं दिखता है, बट डज द ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स दैट ब्राउन डिपॉजिट ऑफ और डिसकलरेशन ऑन द आयरन नेल्स डू नॉट डेवलप व्हेन द आयरन नेल इज केप्ट इन ड्राई एयर अलोन बॉटल ए और वाटर अलोन बॉटल बी। मतलब इससे हमने देखा कि ब्राउन डिपॉजिट हमें तब नहीं मिलता है जब हम खाली हवा में छोड़ देते हैं आयरन की नेल को या फिर पानी में छोड़ देते हैं। हावेवर इन द ग्लास बॉटल सी, जबकि ग्लास बॉटल सी में क्या था? द आयरन नेल शोज द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन डिपॉजिट। सी में हमें ब्राउन डिपॉजिट दिखाई दिया। दिस इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड एयर। इससे ये हमें पता चलता है कि ब्राउन डिपॉजिट के लिए दोनों ही जरूरी होते हैं, पानी और हवा इज एसेंशियल फॉर द डिपॉजिट टू डेवलप। डिपॉजिट्स को डेवलप करने के लिए हवा और पानी की जरूरत होती है। आयरन में जो ब्राउन डिपॉजिट है उसके लिए
हमें किसकी ज़रूरत होती है? हवा और पानी दोनों की ज़रूरत होती है। Thus, moist air is responsible for the development of brown deposit on object made of iron. तो इसका मतलब जो मॉइस्ट एयर होती है, मॉइस्ट एयर मतलब जिसमें क्या होती है? ह्यूमिडिटी, जहाँ पे एयर में क्या होती है? वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, उस एयर को कहते हैं मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो मतलब जो मॉइस्ट एयर होती है, एयर में जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, यानी एयर और वाटर दोनों ही मिलके क्या डेवलपमेंट करते हैं? आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं, आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें ब्राउन डिपॉजिट्स कर देते हैं। तो यही जो ब्राउन डिपॉजिट होती है उसे रस्ट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है रस्ट फॉर्मेशन की किसी भी ऑब्जेक्ट में या आयरन ऑब्जेक्ट में, इस प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा मैनी अदर मेटल्स ऑल्सो एक्सिबिट डिसकलरेशन व्हेन केप्ट ओपन इन द एटमॉस्फेयर। उसके अलावा बहुत सारे मेटल्स में भी आपने क्या देखा होगा? डिसकलरेशन, यानी कि उनका कलर भी क्या है? बदल जाता है जब उनको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं। हैव यू नोटिस द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट और ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट? क्या आपने नोटिस किया है फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग, यानी कि हरे रंग की कोटिंग चढ़ती है किस पे? कॉपर के बर्तनों में, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स में। या ब्लैक कलर की कोटिंग हमें किस में दिखाई देती है? सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स में दिखाई देती है। वो कैसे होती है? ग्रेजुअल डेटेरियोरेशन ऑफ मेटल सरफेस कॉज्ड बाय एयर, यानी कि धीरे धीरे जब मेटल की सरफेस एयर के कारण, चाहे वो हवा है, कॉज्ड बाय एयर, हवा से, पानी से या अदर सब्सटेंस से। ठीक है, जब धीरे धीरे जो मेटल के सरफेसेस होती हैं उनमें क्या हो जाता है? डेटेरियोरेशन हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे उनमें एक लेयर चढ़ने लग जाती है। चाहे वो जैसे आपने पढ़ा या अभी हमने समझा वो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, चाहे वो कैसी होती है? आपकी ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। क्या कहा जाता है? कोरोजन कहा जाता है। ठीक है, धीरे धीरे डेटेरियोरेशन की वजह से मेटल की सरफेस में, चाहे वो मतलब मेटल की सरफेस डेटेरियोरेट हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है हवा से, पानी से या किसी भी सब्सटेंस से। तो उस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। डू यू नो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन अवर कंट्री? हमारे देश में जो रस्टिंग ऑफ आयरन है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है हमारे देश की। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस और रिपेयर आयरन स्ट्रक्चर डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। हर साल बड़ी मात्रा में इस पे क्या खर्च करी जाती है? मनी खर्च करी जाती है इसको रिप्लेस करने के लिए और रिपेयर करने के लिए किसी आयरन के स्ट्रक्चर्स को जो रस्टिंग से या जंग लगने से खराब हो जाते हैं। अब इसको जो रिपेयर हम करते हैं या रिप्लेस करते हैं आयरन के ऑब्जेक्ट को हर साल, ठीक है, ये खराब हो जाते हैं, तो इसमें हमें क्या होती है? हमारे देश में बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ती है। अब इसका भी क्या है? हमारे पास सॉल्यूशन है कि आयरन के ऑब्जेक्ट को, आयरन के आर्टिकल्स को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से, या कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे हम इन्हें बचा सकते हैं। अब इसमें है द रस्टिंग ऑफ आयरन। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई सेवरल मेथड्स। इन्हें हम बहुत सारे तरीकों से बचा सकते हैं, जैसे कि एज पेंट लगा के, इसमें ऑयलिंग करके, ग्रीजिंग करके, एंड अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑफ आयरन, गैल्वनाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं आगे गैल्वनाइजेशन अलग से अभी समझते हैं। सबसे पहले तो हम आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें पेंट लगा लें जिससे कि रस्ट ना लगे, यानी कि वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आए या मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में ना आए। ऑयलिंग से, ग्रीसिंग करके भी ये हम कर सकते हैं। एंड दूसरा हम क्या करते हैं? आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें दूसरे मेटल की लेयर लगाते हैं, और वो दूसरा जो मेटल है वो जिंक मेटल, यानी कि आयरन के आर्टिकल्स में, आयरन के ऑब्जेक्ट में जिंक मेटल की एक हम कोट चढ़ा देते हैं या एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वनाइजेशन। ठीक है, तो बाकी तो इसमें है कि ये आगे जो आपके हायर ग्रेड्स हैं उसमें हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक आपका दिया है इसमें फैसिनेटिंग फैक्ट, द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी। ठीक है, द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली वॉज मेड इन द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्ता सेकेंड। जो दिल्ली में आयरन का पिलर है वो कब बना था? चंद्रगुप्ता के टाइम पे बना था। ठीक है, चंद्रगुप्ता सेकेंड के टाइम पे, मोर देन 1600 ईयर एगो, लगभग 1600 साल पहले की ये बात है। ठीक है, इट इज अबाउट 8 मीटर हाई, ये लगभग 8 मीटर ऊंचा है, एंड वेट मोर देन 6000 किलोग्राम, और इसका जो वेट है लगभग 6000 से 6000 किलोग्राम से भी ज़्यादा है। वट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस आयरन पिलर? इस आयरन पिलर के बारे में क्या इंटरेस्टिंग है? इज दैट डिस्पाइट ऑल दिस ईयर्स
of facing winds, rainfall and the intense weather. It has the barely any rust. मतलब कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इतने साल पुराना होके भी देखिए हवा रहती है, विंड है, चाहे बारिश होती है, चाहे कैसा भी इंटेंस वेदर हो, ये रस्ट से बचा रहता है. इट हैज बेयरली एनी रस्ट. इसमें बहुत मुश्किल से ही लगा होगा. ठीक है, या मुश्किल से ही इसमें रस्ट हमें मिलता है देखने में. इन अदर वर्ड्स इट हैज बीन मेड इन अ वे. दूसरे वर्ड से हम कह सकते हैं ये इस तरीके से बना है दैट इट रेजिस्ट रस्टिंग. ये जंग से बच सकता है, रेजिस्ट हो सकता है. दिस टेल्स अस अबाउट द स्किल्स. ये हमें क्या बताता है, स्किल्स के बारे में बताता है वो दैट वर डेवलप्ड इन मेटल्स टेक्नोलॉजी इन इंडिया. जो कब की गई थी, कब डेवलप की गई थी, मेटल्स की टेक्नोलॉजी जब हमारी इंडिया भारत में आई थी, मेटल टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में डेवलप की गई थी. हमारी उस स्किल को ये बताता है आयरन पिलर दिल्ली का. ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे. अब हमारा जो होगा नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में, इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल. ठीक है, एयर और वाटर का दूसरे मेटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में. सो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.